हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज फिर से लेके आए हुए हैं हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 का गौ नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि वन्य एवं वन्य प्राणी का वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और प्यारे बच्चों, ये अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो समझिए कि वन्य प्राणी से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है आप कभी भी देखने का झंझट खत्म कर देंगे आज। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी के हिसाब से यहाँ आज वाला ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। यानी सबसे पहला अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पे करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बाबू मेरे यहाँ पे होने वाला है आपको। चलिए यहाँ से हम आपकी तैयारी करवा देते हैं। पूरा का पूरा वन्य प्राणी का ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर जंगल की बात की जाए तो वह है मेरे प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है ना। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। और मंदिर की भी अगर बात की जाती है ना, मंदिर की भी, तो मंदिर भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर दिया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि 2 नंबर में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है ना। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु मेरे प्यारे बच्चे बाघ है ना। और केवल बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार तो राज्य हो गया, तो राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो राजकीय पशु आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राजकीय पशु हो जाएगा यहाँ पे बैल। ठीक है ना, बिहार की बात की जाए तो राजकीय पशु बैल है, लेकिन राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। ठीक है, चलो जो अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है क्या कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो वह मोर है बच्चों, है ना। मोर बहुत सुंदर दिखाई देता है और इसको जो है एक तरह से देखें तो मोर आप लोग तो देखे ही होंगे। वह मोर क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आते हैं बच्चे अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। यानी वन्य के जितने भी जंगल के जानवर हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको जो है ना नहीं मारने के लिए एक नियम लागू किया गया था। और वह नियम कब लागू किया गया था? तो वह नियम मेरे प्यारे बच्चे लागू किया गया था 1972 में। कब लागू किया गया था जी? 1972 में लागू किया गया था। अगला सवाल की बात करते हैं बाबू। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। हमारा जंगल क्या है, हमारा पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। हम मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो वह वन है। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे कह रहा है कि महोत्सव भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बच्चों? तो इसका महोत्सव हम लोग मनाते हैं जुलाई में। कब मनाते हैं जी? जुलाई में मनाते हैं। आगे देखिए बच्चे सवाल की तरफ, कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाज में जो हम लोग वन को बढ़ावा देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा जंगल को लगाया करते हैं। और सरकार की तरफ से भी आया है कि सड़क के किनारे चारों तरफ पेड़ लगा लेना है। वो तो अलग की बात है कि सड़क को और चौड़ा करने के लिए अगल बगल हम लोग के इलाका में पेड़ को काट दिया जा रहा है, लेकिन फिर वहां पे पेड़ लगाया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है कि भारत में आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है। भारत में, पूरा भारत में आरक्षित वन का नियंत्रण किसके पास होता है? तो वह है मेरे बच्चे वन विभाग के पास होता है। किसके पास होता है जी? तो वन विभाग के पास होता है। सारा का सारा नियंत्रण वन विभाग। भारत में एक अलग संस्था बनाया गया है जिसको हम लोग वन विभाग कहते हैं। उस विभाग का नाम क्या है? वन विभाग। और सारा का सारा वन का कंट्रोल जो है उसी के पास होता है बाबू। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल कर रहा है क्या कि वनों की अंधाधुंध कटाई का प्रमुख कारण क्या है। वन को जो लोग अंधाधुंध काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं वनों को, उसका कह रहा है कि प्रमुख कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, क्योंकि जगह जगह बस्ती बसाना है, घर बनाना है, उद्योग बनाना है कि नहीं। और जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। कोई देखिएगा कि कोई कास्ट का कभी कभी किसी गांव में होता है कि एक घर आके कहीं से बसता है, लेकिन कुछ दिन बाद, एक दशक बाद या फिर एक शतक बाद वहां पे होता है ये कि उसका एक तरह से टोला टपरी जो है ना बस जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि
वनों की अंधाधुंध कटाई का जनसंख्या का वृद्धि जो है ना मेन कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि भारत का पहला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनाया गया था मेरे बच्चे। तो यहाँ पे सवाल है कि जिम कार्बोनेट, कौन था जी, जिम कार्बोनेट जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जहाँ पे वन को संरक्षित करके रखा जाता है। वहाँ पे वनों में जो है लोगों की एंट्री नहीं होती है, अगर होती भी है तो लिमिट में होती है, ज़्यादा उसमें ना ही हरा पेड़ पौधे को काटना है, ना ही किसी जीव जंतु को मारना है वहाँ पर। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जिम कार्बोनेट सबसे पहले भारत में बनाया गया था बच्चों। ठीक है ना, आगे आते हैं बच्चे, सवाल को समझते हैं। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आखिर वह जिम कार्बोनेट जो पूरा भारत में सबसे पहले बना था वह किस राज्य में स्थित है। तो वह है उत्तराखंड में। कहां पर है जी, तो वह उत्तराखंड में है बाबू। ठीक है ना, आते हैं बच्चे अगला सवाल की तरफ। 11 नंबर में कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए असम में है। कहां पर है, असम में, जहां पर फिलहाल अभी जो है ना बहुत ज्यादा बाढ़ आया हुआ है। ठीक है ना, फिलहाल में। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल की तरफ। कर है अगला सवाल कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कह रहा है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान है, छोटा मोटा जंगल है, और ये जो है सरकार की गिरफ्त में है। और यह किसके लिए, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे एशियाई शेर को सुरक्षित करके रखा गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान में मेरे बच्चे। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पर है कि सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू, तो सुंदर के लिए, सुंदरवन जो है ना बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, तो एशियाई शेर के लिए बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जो है कहाँ पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, यह काजीरंगा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, काजीरंगा। और यह क्या है, तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है मेरे बच्चे, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और वहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वो जो गैंडा बहुत हट्ठा कट्ठा नहीं होता है, चलता है सब एकदम दरस मरस करते हुए, तो वह क्या है, वही एक सींग वाला गैंडा है। और वही गैंडा क्या होता है, एक सींग वाला होता है, एक सींग वाला ऐसे। ठीक है, और वह कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल की तरफ देखें। तो कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है, अच्छा 14 का आंसर, हाँ काजीरंगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। 15 हो गया, हाँ प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1973 में। कब शुरू किया गया था जी, 1973 में शुरू किया गया था बाबू, ध्यान रखिएगा चीजों का। अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था बाबू, इसको याद रखिएगा हमेशा, 1973 में। ये जो है 1973 में जो शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, आखिर इसका उद्देश्य क्या है बाबू। तो इसका उद्देश्य है आपको बाघ का संरक्षण करना। क्या उद्देश्य है जी, बाघ का संरक्षण करना। ठीक है ना, ये क्लास कोई भी कॉम्पिटेटिव क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इससे खूब भर भर के सवाल आपको जो है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कई कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं बाबू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, ये सवाल तो समझ गए होंगे कि बाघ की संरक्षण के लिए टाइगर का उद्देश्य, ये प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य है। ठीक है ना, इसके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। 17 में कह रहा है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो ये होता है मेरे बच्चे जीव जंतुओं एवं पौधों की विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, जीव जंतुओं एवं पौधों की विविधता। ठीक है ना, आते हैं मेरे बच्चे अगला सवाल को हम देखते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि वनों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद क्या है। वनों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद क्या है। तो वनों से प्राप्त होने वाला प्रमुख उत्पाद मेरे बच्चे है आपको लकड़ी हो जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। लगा दें कि लकड़ी से भी महत्वपूर्ण कुछ भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, हाँ लकड़ी होगा। चलो लकड़ी जो है ना खूब भारी मात्रा में हम लोग वन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है कि वन मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं। वन जो है मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं। तो बाबू आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वन जो है मिट्टी का कटाव रोकते हैं,
मिट्टी का कटाव रोकते हैं। जब भी बारिश होता है डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं होके वह झाड़ियों से पौधों से होके आता है, जिसके चलते डायरेक्ट जमीन पे नहीं जा पाता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, तो यह जो है मिट्टी का संरक्षण कैसे करता है, तो मिट्टी का कटाव रोक करके। ठीक है ना। अगला सवाल देखे जरा यहाँ पे 20 नंबर में कह रहा है कि वनों से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनों से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जंगल में ये जो पेड़ होता है, ये जो पौधे होते हैं, ये करते हैं क्या, तो ये धरती से जल को अवशोषित करके, और इसके पत्तियों से क्या होता है बाबू, इसके पत्तियों से क्या होता है कि इसके पत्तियों से जो है उत्सर्जन होता है, और उसके सहारे जल क्या होता है कि ऊपर जाते हैं, और वह जो है बादल बनाता है, और वहीं से क्या होता है कि वर्षा समय समय से होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वनों से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वर्षा बढ़ती है, वर्षा घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चे, वन के कारण जो है ना, एक तरह से हम लोग देखें तो वर्षा बढ़ती है। अगर वन नहीं रहता तो वर्षा में बहुत ह्रास हो जाएगी। ठीक है ना, वन अगर नहीं रहता है तो वर्षा में बहुत ज्यादा ह्रास हो जाएगी बाबू। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है 21 नंबर में, वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। वन्य जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अरे डॉक्टर नहीं है भैया, शिक्षक क्यों, किसान भी नहीं है, शिकारी। ये जो शिकारी लोग हैं, 21 नंबर में आपका ए हो जाएगा। ये जो शिकारी लोग हैं हमेशा क्या करते हैं बाबू, तो हमेशा ये लोग शिकार करते रहते हैं जीवों का, और जिससे क्या होता है कि वन्य जीवों में हमेशा ह्रास होते रहता है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर 22 नंबर में कह रहा है, वनों की कटाई से क्या होता है। वनों की कटाई से क्या होता है, तो जैव विविधता जो है ना घटती है। जैव विविधता क्या होती है, घट जाती है, और जिससे जीव में कमी आने लगते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगला देखें क्या। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है क्या कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चे 24%। क्या हो जाएगा जी, 24% क्या है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन ही है केवल। ठीक है, यानी जंगल है। आते हैं बच्चे अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है 24 नंबर में, संरक्षित वन का उद्देश्य क्या है। तो संरक्षित वन का उद्देश्य ये है कि वन की हम लोग सुरक्षा करें, और वन की अगर हम लोग सुरक्षा करते हैं तो हमारी सुरक्षा तो तय है। ठीक है ना, क्योंकि वन की सुरक्षा करेंगे, समय समय से वातावरण में जो है बारिश होगा, और बारिश होने के कारण हमारा कृषि जो है ना फ्रेश रहेगा, और कृषि फ्रेश रहेगा जिससे हम लोग की आर्थिक संकट जो है आने से बचेंगे। ठीक है, चलो आगे सवाल यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। किसके संरक्षण के लिए, तो अभ्यारण्य। जैसे हम लोग यहाँ वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये किसके लिए, तो वन के लिए, और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में किस कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान में कह रहा है किस कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है बच्चों, तो वह जो है शिकार में। किसमें, तो शिकार में जो है ना कि प्रतिबंध होता है। ठीक है ना, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। और ये चिपको आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लोग पेड़ से चिपक जाते थे, है ना, पेड़ से चिपक जाते थे, और पेड़ को काटने से लोगों को मना करते थे। और ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ये सुंदरलाल किसके द्वारा चलाया गया था जी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो यह हुई थी बाबू मेरे उत्तराखंड से। कहां से हुई थी, तो यह जो उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे कन्फर्म आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे ये कहता है कि वन पर्यावरण को क्या प्रदान करते हैं। वन पर्यावरण को क्या प्रदान करते हैं, तो वन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और पूरा का पूरा जीव जंतुओं को ये ऑक्सीजन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल क्या कर रहा है कि वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, तो फेफड़ा कहा जाता है। वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है बाबू, तो फेफड़ा कहा जाता है बाबू। ध्यान रखिएगा चीजों का कि वन अगर नहीं रहता तो प्रकृति में सांस कहाँ से आता जाता, और सांस कहाँ से, हमारे फेफड़े में भी सांस क्या करता है, पूरा तरफ हवा को भेजता है फेफड़ा ही। ठीक है,
तो प्रकृति का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो वनों को पृथ्वी का क्या कहा गया है? फेफड़ा कहा गया है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? तो वह वन है ना। किसी कारणवश ज्यादातर आंसर जो है ए हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है बाबू, चलो अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 32 नंबर में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो वह बरगद है। बरगद है, जिसपे जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बरगद पे जो है एक तरह से ये मान लेते हैं कि बरगद है, और यहाँ पे जो है एक तरह से देखें तो बरगद में ऐसे 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 रस्सी जो है लटके रहते हैं। ठीक है ना, और यही क्या होता है, और यही क्या होता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है, जो कि बरगद नाम है उसका। ठीक है, चलिए बाबू अगला सवाल की तरफ रुख करें हम लोग। 33 नंबर में कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पुष्प को हम यूं कहें तो इसको हम लोग फूल कहते हैं। पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल होता है, जो कि कमल है। ठीक है ना, क्या है बाबू? कमल। कमल क्या है? राष्ट्रीय फूल है एक भारत का। ठीक है, आइए बाबू अगला सवाल देखिए जरा। कह रहा है आगे 34 नंबर में कि वन संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो यह पर्यावरण संतुलित करके रखता है। क्या करता है बाबू? पर्यावरण संतुलित करके रखता है। वन संरक्षण का कह रहा है पर कि वन संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो वन संरक्षित रहेगा तो हमारा पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सवाल कर रहा है 35 नंबर में कि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भी वन क्षेत्र बढ़ाना। वृक्षारोपण, हम लोग वृक्ष क्यों लगाते हैं? तो वन एक तरफ से साफ हो रहे हैं, तो अगर वृक्ष लगाएंगे नहीं तो उसका पूर्ति कहाँ से होगा? हालांकि जितना वन कट रहे उतना लग तो नहीं पा रहे हैं, उतना वन लग नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वन क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे सवाल की तरफ। कह रहा है कि वन्य जीवों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अवैध शिकार, अवैध शिकार, अवैध शिकार यहाँ पे ऑप्शन दे तो लगा दीजिएगा, और नहीं तो वनों की अगर अंधाधुंध कटाई दे दे तो उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवैध शिकार दिया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिया है यहाँ पर, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट है ना, यानी हाथी के लिए जो है ना सुरक्षा का कोई नियम कानून कब लगाया गया बच्चों? तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1992 में लागू किया गया था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 में सवाल कर रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे संबंधित है? तो ये हाथी से संबंधित है भैया, एलिफेंट इसमें दिया नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल देखते हैं हम लोग। 39 में कह रहा है वन हमें कौन कौन सी गैस प्रदान करते हैं? अरे भैया, ऑक्सीजन के अलावा कौन सा गैस प्रदान कर सकता है? वन हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान कर सकता है। आप लोग क्या ये भी समझते हैं कि एलपीजी प्रदान करते हैं? तो फिर एलपीजी हमें खरीद के जो है अपना भोजन बनाने की क्या आवश्यकता है? वन हमें केवल ऑक्सीजन ही प्रदान करा सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर। कह रहा है कि वन संरक्षण में किसकी भागीदारी आवश्यक है? तो इसमें जो है जनता की भागीदारी आवश्यक है। जनता के द्वारा ही वन का संरक्षण किया जा सकता है बच्चों। अगला सवाल कर रहा है संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य है जनता की भागीदारी से वन संरक्षण, जनता की भागीदारी से वन संरक्षण। ठीक है ना, अगला सवाल है यहाँ पर कह रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो यह है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण कैसे होगा? जब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का रहेगा, तब आरक्षित क्षेत्र रहेगा तभी जैव विविधता का संरक्षण संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है कि बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वह है पश्चिमी चंपारण में। खुद मेरे ही जिले में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है ना, अभी अभी वाल्मीकि नगर का चर्चा भी मैंने किया था। आगे बढ़ते हैं बाबू सवाल की तरफ। वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है जैव विविधता की रक्षा। जैव विविधता की रक्षा ही वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 45 नंबर में। कह रहा है यहाँ पर कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो वह वन का है। बिल्कुल आंख बंद करके भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? अरे वाह, यानी जिस राज्य से आप होंगे अगर उसमें सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता होगा तो कहीं ना कहीं आप बाघ तो देखे होंगे, एकदम लाइव देखे होंगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में,
और सबसे अधिक जंगल कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जंगल भी पाया जाता है, सबसे अधिक जंगल भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में बच्चों। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या कि वनों के विनाश से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो मृदा अपरदन, डायरेक्ट पृथ्वी पे ही बारिश होने लगेगा जिससे मृदा अपरदन बढ़ जाएगा और हमारा प्रदूषण, तरह तरह का प्रदूषण बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, आते हैं बच्चे अगला सवाल की तरफ। करें वन जीवों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सोचिए एक बार अपने से कि इसका सबसे प्रभावी उपाय अगर देखें तो प्रदूषण नहीं है, खनन नहीं है, जंगलों की कटाई है नहीं, शिकार पर रोक। शिकार पर रोक अगर लगा देते हैं तो उससे क्या होगा? शिकार पर केवल रोक लगाने से क्या होगा कि सुरक्षा उससे जो है हो सकता है वन्य जीवों का। ठीक है ना, शिकार पर रोक लगाइए, वन्य जीवों की सुरक्षा आप पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि वनों से प्राप्त ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वनों से प्राप्त ईंधन का प्रमुख स्रोत अगर देखें तो जलावन की लकड़ी, जलावन की लकड़ी, जलावन की लकड़ी से हम क्या करते हैं कि अपना जो है अपना जलावन करते हैं, उससे तो फर्नीचर वगैरह कई प्रकार के हम लोग चीजों में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ईंधन के रूप में देखें तो जलावन के लकड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कह रहा है क्या कि वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो वह है सतत विकास, यानी कि पूरे भविष्य में वन अगर रहता है तो आने वाले पीढ़ी में भी कई लोग उसका यूज कर सकते हैं, तो हम उसे ही सतत विकास कहते हैं। यानी आगामी पीढ़ी को नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोई विकास होता है उसे हम सतत विकास कहते हैं, और वन एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा करते हैं तो हमारा समझिए सतत विकास हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ज्योग्राफी का अभी क, अभी ख जो है, अभी ग भी, ठीक है ना, ग तक हमने सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव करवा दिया बच्चों, सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मैंने करवा दिया। ठीक है ना, अभी भी इसका चैप्टर 1 का, ये सभी जो है ना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का भाग है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क भी हो गया, ख भी हो गया, अब ग भी आज ये वाला क्लास लेके खत्म हो रहा है, अब घ लेके आएंगे, घ का भी आपको कराएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, और फिर आपको अंग का भी अगर करा देते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तो आपका जो है ना एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मेरे बच्चे चैप्टर 1 की बात की जाए तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे द एंड। क्या हो जाएंगे बाबू? ये द एंड हो जाएंगे, और तब हम लेके आएंगे फिर से किस चैप्टर को? तो अभी हिस्ट्री चलता है, ज्योग्राफी चलता है, और पॉलिटिक्स के चैप्टर को लेके आएंगे बाबू। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसका वेट करते रहिए कि इसका आपको वीडियो कब कब मिल रहा है। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो भी आए सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।